Hello students, this is the second part of the chapter Rise of Nationalism in Europe और हमारा आज का पहला टॉपिक है What did liberal nationalism stand for? Idea of national unity in early 18th century Europe closely allied to the ideology of liberalism. जो नेशनल यूनिटी देश को एक करने का यूनिटी का ये जो कॉन्सेप्ट था यूरोप में 19th सेंचुरी में, ये काफ़ी हद तक लिबरलिज्म आइडिया से ही मिलता जुलता था। लिबरलिज्म का मतलब होता है, एक ये लिबरल वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है लिबर, जिसका मतलब होता है फ्री। फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। तो जो नया मिडिल क्लास था उसके लिए लिबरलिज्म का मतलब था कि फ्रीडम, आज़ादी इंसान की, और सब कोई इक्वल हो कानून की नज़र में, लॉ की नज़र में। पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। और पॉलिटिकली इसका मतलब था, पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब मिडिल क्लास के लिए ये था कि सरकार का बनना विद द कंसेंट, मतलब सहमति से सरकार का बनना लोगों के द्वारा। लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। लिबरलिज्म का मतलब ये भी था कि ऑटोक्रेसी, जो तानाशाही चल रही थी, उसको ख़त्म किया जाए। और जो क्लरिकल प्रिविलेजेस, मतलब बाई बर्थ से, जन्म से ही जिसको अगर कोई एडवांटेज मिले हों, वो ख़त्म हो। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, संविधान बनाया जाए। और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के साथ साथ एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो। येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। और इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि यूनिवर्सल सफरेज की बात की जा रही है। कानून की नज़र में, मतलब लॉ की नज़र में सब इक्वल होगा, इसका मतलब यूनिवर्सल सफरेज नहीं था। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है द राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार। You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to the property owing men. अगर स्टूडेंट्स आप अपना नाइन्थ का चैप्टर रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वोट देने का अधिकार कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही था। जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी मेंस के पास, उनको ही वोट देने का अधिकार मिलता था। और जिन आदमियों के पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी या महिलाएं जो होती थी, उनको पॉलिटिकल इस राइट से अलग रखा जाता था। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जेकोबिन डिड ऑल अडल्ट मेल इंजॉय सफरेज। और जब जेकोबिन क्लब्स बने थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, तब उस टाइम पीरियड में ही सिर्फ अडल्ट मेल, मतलब जो अब आपके जो बड़े आदमी होते, जो मेंस होते हैं, उनको सिर्फ वोटिंग का अधिकार मिला था। सारे मेंस को मिला था, जिनके पास प्रॉपर्टी थी उनको भी, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको भी। हाउएवर द नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज। और लेकिन जब नेपोलियन आए तो उन्होंने नेपोलियनिक कोड लगाया और ये सफरेज, ये वोटिंग राइट और लिमिटेड कर दिया। और वुमेन्स को तो वोटिंग राइट मिला ही नहीं था। थ्रू आउट द 19 एंड 20th सेंचुरी, वुमेन एंड नॉन प्रोपर्टेड मैन ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट। और पूरी 19th सेंचुरी और 18th सेंचुरी हम देखते रहे कि कैसे महिलाएं और मेन, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी, उन्होंने अलग अलग मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। किस लिए? ताकि उनको भी पॉलिटिकल राइट मिले और बराबर का उनको भी वोट देने का अधिकार मिले। इन द इकोनॉमिक स्पीयर, अगर हम इकोनॉमिक टर्म में बात करें, आर्थिक स्तर पे बात करें, तो लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम ऑफ मार्केट, मार्केट में फ्री होके काम करना। और जो भी राज्यों के द्वारा जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कैपिटल, पैसे को एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे, उसको अबॉलिश करना। मतलब पूरी तरीके से फ्री होके लोग काम कर सकें और सामान, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें, उन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना लगाया जाए। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। और 19th सेंचुरी में मिडिल क्लास, जो बढ़ता हुआ उभरता हुआ मिडिल क्लास था, उसकी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड थी। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जर्मन स्पीकिंग रीजन, जर्मन भाषा बोलने वाले रीजन्स का। नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैड क्रिएटेड आउट ऑफ। नेपोलियन ने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर किए थे, ये हमने लास्ट अपने टॉपिक में पढ़ा था। ईच ऑफ दिस प्रपोज इट्स ओन करेंसी एंड वेट एंड मेजर। अगर जर्मन स्पीकिंग स्टेट की बात कर रहे हैं, और नेपोलियन के द्वारा बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी किए गए थे, लेकिन सबकी अपनी अपनी करेंसी होती थी, अपना अपना वेट और मेजर करने का तरीका होता था। जैसे कि अगर एक मर्चेंट ट्रैवल कर रहा है, 1833 की बात है, हैम्बर्ग से लेके न्यूरम्बर्ग तक,
ताकि वो अपने सामान को सेल कर सके, तो उसको अलग अलग 11 जगहों पर 11 कस्टम ड्यूटी मतलब बैरियर उसके ऊपर लगते थे। बैरियर मतलब रोक। तो अलग अलग जगहों पे 11 जगहों पर उस पर बैरियर लगते थे। एंड पे अ कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% ऑफ ईच वन ऑफ देम। और अलग अलग जगहों पे उसको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। ड्यूटीज वर ऑफ्टन लेवीड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड। तो जो ड्यूटी लगती थी वो सामान के भार के हिसाब से या सामान किस तरीके का उसके हिसाब से ड्यूटी लगाई जाती थी। एज ईच रीजन हैड्स इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। हर एक रीजन का अपना वेट करने का, मेजर करने का तरीका होता था, तो इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होता था, काफ़ी समय लगता था। अ मेजर ऑफ क्लोथ फॉर एग्जाम्पल वॉज द एली। कपड़े को नापने का जो तरीका होता था, एग्जाम्पल एक दिया गया है आपको, कपड़े को जो नापने का एक तरीका होता था उसको एली कहा जाता था। और अलग अलग रीजन में ये अलग अलग तरीके से नापा जाता था, अलग अलग कपड़े की लेंथ के हिसाब से उसके ऊपर उसकी नाप होती थी। An alley of textile material brought in Frankfurt would get you 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर हम एक टेक्सटाइल मटेरियल, एक कपड़े को अगर हम नाप रहे हैं तो फ्रैंकफर्ट में अगर वो 54.7 सेंटीमीटर क्लोथ होगा, तो मेंस में वो 55.61 सेंटीमीटर हो सकता है, तो न्यूमिन्सबर्ग में वो 65 सेंटीमीटर हो सकता है, और इसके अलावा फ्रिनबर्ग में वो 53% हो सकता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग मेजर करने का तरीका होता था। तो ये जो कंडीशन होती थी ये एक हडल पैदा करती थी, एक रुकावट पैदा करती थी, और किसी भी तरीके से इकोनॉमिक एक्सचेंज करने में। एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लास हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड पीपल एंड कैपिटल। तो ये कंडीशन ऐसी हो गई कि जिसमें कि जो कमर्शियल क्लास था, जो बिज़नेस करते थे, जो ट्रेडिंग करते थे, उन्होंने आर्ग्यू करना स्टार्ट किया, बहस करना स्टार्ट किया कि उनको एक ऐसी टेरिटरी, एक ऐसा यूनिफाइड टेरिटरी चाहिए जहाँ पे वो बगैर किसी रुकावट के सामान, लोग और पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकें। 1834 में कस्टम यूनियन बनाई गई जिसको जॉल्बरिन कहा गया। प्रूशिया के इनिशिएटिव पे इसको बनाया गया और उसके बाद बहुत सारे जर्मन स्टेट्स ने इसको ज्वाइन किया। इस यूनियन का काम ये था कि जितने भी टैरिफ बैरियर लगे हुए थे उन सबको एबॉलिश करना, ख़त्म करना, और जो नंबर ऑफ़ करेंसीज चल रही थी उनको घटाना, ताकि जो नंबर ऑफ़ करेंसीज चल रही थी उसको 30 से गिरा के 2 तक किया जा सके। और साथ ही साथ बाद में रेलवे के क्रिएशन की वजह से, रेलवे आ जाने की वजह से और ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई, और जो बिज़नेस क्लास था, जो ट्रेडिंग क्लास था, उसको मदद मिली। अ न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815। कंजर्वेटिव का मतलब होता है स्टूडेंट, ये एक फ़िलॉसफी होती है जो इस चीज़ पे स्ट्रेस देती है, एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक फ़िलॉसफी होती है कि जो ट्रेडिशन है और जो आपके इंस्टीट्यूशन है, कस्टम है, वो जल्दी चेंज नहीं होने चाहिए। प्रेफर ग्रेजुअल डेवलपमेंट, मतलब कंजर्वेटिव जल्दी बदलाव नहीं चाहते हैं, और बदलाव अगर आए आए भी तो बहुत धीमे धीमे आए। नेपोलियन की हार के बाद 1815 में यूरोपियन गवर्नमेंट जो थी उसमें वो कंजर्वेटिज्म स्पिरिट से उभर के सामने आई। कंजर्वेटिव ये बिलीव करते हैं कि सोसाइटी में जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि मोनार्की सिस्टम, राजा तानाशाही, चर्च, सोशल हिरार्की, मतलब जो सामाजिक जो हिरार्की चली आ रही है, कोई सबसे बड़ा, कोई उससे छोटा, कोई उससे छोटा, प्रॉपर्टी, फैमिली, इन सबको प्रिजर्व करके बचा के रखने की ज़रूरत है। मोस्ट कंजर्वेटिव हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डे। और कंजर्वेटिव जो हैं किसी भी तरीके से बहुत तेज़ी से बदलाव नहीं चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया था कि कुछ इनिशिएटिव जो नेपोलियन ने लिए थे जिससे कि मॉडर्नाइजेशन हो सकता है, जो कि उनके इंस्टीट्यूशन को मजबूत कर सकता है, जैसे मोनार्की सिस्टम को मजबूत कर सकता है, उनमें उन्होंने कोई भी बदलाव नहीं किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो ये समझ गए थे कि इससे राज्य जो होगा पावरफुल हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। एक अच्छी मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, जो गवर्नमेंट में जो ऑफिशियल सिस्टम होता है उसको कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी। अ डायनेमिक इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था, और फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म करना, दास प्रथा को ख़त्म करना। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि यूरोप के मोनार्की सिस्टम को, ऑटोक्रेटिक मोनार्की सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रही थी, मतलब कि मजबूत कर रही थी। 1815 में बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर जैसे ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया मिलते हैं, और इन्होंने कलेक्टिवली नेपोलियन को हराया।
उसके बाद ये वीनिया नाम की जगह पर मिले ताकि यूरोप के ऊपर सेटलमेंट किया जा सके। इस कांग्रेस के जो हेड जो होस्ट करने वाले हेड थे वो थे ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। द डेलीगेट्स द डेलीगेट ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वीनिया ऑफ 1815। और ये जो डेलीगेट था इसने ट्रीटी ऑफ वीनिया जो 1815 का था उसको ड्रॉ किया, उसको बनाया। इसका ऑब्जेक्टिव था मोस्ट ऑफ विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस, मतलब कि ज़्यादातर चेंजेस बदलाव नहीं करने हैं डैट हैड कम अबाउट इन यूरोप, जो कि यूरोप में किए गए थे नेपोलियन वॉर के दौरान। द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिस्पोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज रिस्टोर्ड टू फ्रांस ने लॉस्ट दी टेरिटरी, फ्रांस ने वो सारी टेरिटरीज को खो दिया जो कि नेपोलियन के द्वारा उसने एनेक्स की थी, जिस पे जीत हासिल की थी। बहुत सारे स्टेट्स को सेटअप किया गया फ्रांस की बाउंड्रीज पे ताकि फ्यूचर में फ्रांस का एक्सपेंशन ना हो सके। दस द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज सेटअप इन द नॉर्थ। किंगडम ऑफ नीदरलैंड को नॉर्थ में सेटअप किया गया और उसमें बेल्जियम जुड़ा हुआ था। एंड जिनेवा वॉज एडेड टू पार्टमेंट इन द साउथ, और जिनेवा को साउथ में सेटअप किया गया और उसमें पार्टमेंट ऐड था। प्रूशिया वॉज गिवन अ न्यू टेरिटरी ऑन इट वेस्टर्न फ्रंटियर, और फ्रांस के वेस्टर्न फ्रंटियर पे प्रूशिया को नई टेरिटरीज दी गई, नए क्षेत्र दिए गए। ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दिया गया। लेकिन नेपोलियन के 39 स्टेट, जर्मन कन्फेडरेशन के 39 स्टेट्स को टच नहीं किया गया, उसको वैसे ही छोड़ दिया गया जैसे वो था। रशिया को कुछ पार्ट पोलैंड का दिया गया और प्रूशिया को कुछ पार्ट सेक्सोनिया का दिया गया। मेन इंटेंशन यही था कि मोनार्की सिस्टम को दोबारा से लॉन्च करना है, जो कि कहीं ना कहीं नेपोलियन के द्वारा हटा दी गई थी, ओवरथ्रो कर दी गई थी, और नए कंजर्वेटिव को ऑर्डर को दोबारा से यूरोप में लॉन्च करना। कंजर्वेटिव जो थे 1815 के, वो बहुत ही ऑटोक्रेटिक थे, तानाशाही चलाने में बिलीव करते थे। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, उन्हें आलोचना बिल्कुल नहीं पसंद थी। एंड सॉट टू कर्ब द एक्टिविटी दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, और वो इस तरीके की सारी एक्टिविटीज़ को हटा देते थे जो कि अगर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, तानाशाही रखने वाली सरकार के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन करता था तो उस तरीके की एक्टिविटीज़ को वो ख़त्म कर देते थे। मोस्ट ऑफ दम इम्पोज सेंसरशिप लॉ, ज़्यादातर सब जो ऑटोक्रेटिक रूलर्स होते थे वो सेंसरशिप लॉ बनाते थे ताकि कुछ भी उनके खिलाफ में ना लिखा जा सके ना बोला जा सके। उनका पूरा कंट्रोल रहता था न्यूज़पेपर्स के ऊपर, बुक के ऊपर, प्ले सॉन्ग्स के ऊपर। जहाँ कहीं पर भी फ्रीडम या लिबर्टी की अगर बात हो सकती है या आइडिया हो सकता है, उन सारी चीज़ों के ऊपर कंजर्वेटिव कंट्रोल करते थे। नेक्स्ट टॉपिक, द रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी। 15 के समय में बहुत सारे क्रांतिकारी जो थे वो छुप के अंडरग्राउंड जो थे काम करते थे। बहुत सारी चुपचाप सीक्रेट सोसाइटीज़ जो थी अलग अलग यूरोपियन स्टेट में उभर के सामने आ रही थी, और उनका काम यही होता था कि वो रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देती थी और फ्रीडम के आइडिया को स्प्रेड करती थी। टू द रेवोल्यूशनरी एट दिस पॉइंट मीन अ कमिटमेंट टू अपोज द मोनार्कियल फॉर्म दैट हैड बीन एस्टैब्लिश आफ्टर द वीनिया कांग्रेस। तो रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी इस टाइम का मतलब होता था कि आप जो हैं पूरी तरीके से मोनार्की सिस्टम को, तानाशाही को अपोज कर रहे हैं जो कि वीनिया कांग्रेस के बाद से ही इस्टेब्लिश हो चुका था। आप फाइट करेंगे फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरीज जो थे वो नेशन स्टेट, किसी भी देश को के क्रिएशन में बिलीव करते थे, और उसके लिए ये नेसेसरी था उनके लिए कि उनको स्ट्रगल करना है, फ्रीडम हासिल करने के लिए उनको उतनी ही मेहनत करनी होगी। ऐसे ही एक क्रांतिकारी, इटालियन क्रांतिकारी थे गुज़िबी मज़्ज़ानी। इनका जन्म 1804 जिनोवा नाम की जगह पर हुआ था, और ये सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर भी बने। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी, और 24 साल की ही उम्र में ही इनको एग्जाइल पे देश से निकाल दिया गया था 1831 में, क्योंकि इन्होंने लिंगुरिया नाम की जगह पर रेवोल्यूशन किया था, विद्रोह फैलाया था। इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटीज़ को ढूंढा था, यंग इटली मार्सिलिस में और यंग यूरोप बर्नी बर्नी में, जिसके मेंबर्स जो होते थे, इस सोसाइटी के मेंबर्स भी जो थे वो उन्हीं की ही तरह यंग माइंड के होते थे, जो कि अलग अलग देशों से होते थे, जैसे कि पोलैंड, फ्रांस, इटली और भी बहुत सारे जर्मन स्टेट से जो लोग थे इनकी सोसाइटी के मेंबर्स होते थे। मज़ानी ये मानते थे कि गॉड ने, भगवान ने नेशन को बनाया है, राष्ट्र को बनाया है मैनकाइंड, इंसानियत के लिए। सो इटली कुड नॉट यूनाइट टू अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। तो इटली जो था उस टाइम पे बहुत ही छोटे छोटे किंगडम्स और राज्यों में बटा हुआ था। इट हैज़ टू बी फोर्ड इनटू द सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन, और उनका ये भी मानना था कि इटली को एक सिंगल
सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक मतलब एक देश में, ये नेशन में बदलने की ज़रूरत है। फॉलोइंग दिस मॉडल सीक्रेट सोसाइटी वर सेट अप इन दी जर्मनी। और इनके इस मॉडल से इसी तरह के मॉडल से प्रेरित होकर बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ को सेटअप किया गया, जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में, पोलैंड में। Mazzani relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republic frightened the conservative। मज़ानी का इस तरीके से मोनार्की सिस्टम को बार बार अपोज करना, उसके खिलाफ खड़ा होना, और उनका ये जो विजन था, जो आइडिया था कि देश को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के कॉन्सेप्ट पे खड़ा होना चाहिए, सरकार को चुनना चाहिए लोगों को, और रूलर्स जो होने हैं लोगों के द्वारा चुनने चाहिए। इस कॉन्सेप्ट की वजह से कंजर्वेटिव जो थे काफ़ी डर गए थे। ड्यूक मेटरनिच ने उन्हें सोसाइटी का सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक दुश्मन भी माना था, उन्होंने ऐसा कहा भी था। मेटरनिच डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक, द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। जो रेवोल्यूशन का जो एक समय था, जो क्रांति का समय था, 1830 से लेके 1848 के बीच में। As conservative regime tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe। कंजर्वेटिव जैसे जैसे अपनी पावर को बढ़ा रहे थे, वैसे ही वैसे लिबरलिज्म और नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो भी बढ़ता चला जा रहा था, और अलग अलग यूरोप के रीजन्स में रेवोल्यूशन विद्रोह हो रहा था। यूरोप के अलग अलग रीजन्स जैसे कि इटालियन और जर्मन स्टेट्स में भी रेवोल्यूशन बढ़ रहा था। द प्रोविंसेस ऑफ ओटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड, जैसे कि ओटोमन एम्पायर का जो एरिया था, आयरलैंड एरिया था, पोलैंड था, हर जगह पे रेवोल्यूशन हो रहा था। दीज रेवोल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। ये विद्रोह, ये रेवोल्यूशन जो थे वो लिबरल नेशनलिस्ट कर रहे थे, जो कि ज़्यादातर एजुकेटेड, पढ़े लिखे, मिडिल क्लास एलाइट्स होते थे। एलाइट मतलब रिच होते थे। इनमें ज़्यादातर प्रोफेसर, स्कूल के टीचर्स, क्लर्क और बिजनेस करने वाले, कमर्शियल मिडिल क्लास मतलब बिजनेस करने वाले मेंबर्स होते थे। द फर्स्ट अपील टुक प्लेस इन फ्रांस। सबसे पहली जो अपील मतलब सबसे पहली जो आंधी उठी वो फ्रांस में जुलाई 1830 में उठी। द बर्गन किंग who had been restored to power during the conservative reaction after 1815 were overthrown by the liberal revolutionary। जिस बर्बन डायनेस्टी को 1815 में कंजर्वेटिव के द्वारा वापस बुला लिया गया था, उसको अब दोबारा से निकाल दिया गया लिबरल क्रांतिकारियों के द्वारा। लिबरल क्रांतिकारियों ने उन्होंने बाहर निकाल दिया। हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिन्होंने, लिबरल रेवोल्यूशनर्स ने फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम को भी इस्टेब्लिश किया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिप एट इट हेड, मतलब लुइस फिलिप जो राजा थे वो मोनार्क राजा, और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। संविधान और राजा के साथ लिबरल रेवोल्यूशनर्स ने ये चीज़ स्टार्ट की कि राजा भी रहेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा। मेटरनिच ने एक स्टेटमेंट दिया था, व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, कि जब अगर फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एज एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल विच लेड टू द बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। ये जो जुलाई का क्रांति हुई, इसका जो चिंगारी थी, इससे ब्रुसेल भी पीछे नहीं रह पाया, जिसकी वजह से बेल्जियम जो था, ब्रुसेल जो है वो बेल्जियम की कैपिटल थी, तो ब्रुसेल में भी ये आंधी भड़की, जिसकी वजह से बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से ब्रेकअप, अलग होना पड़ा। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीक्स हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर। ग्रीक जो आपका ग्रीस जो था, ये इटली के पास है, और ये ओटोमन एम्पायर का हिस्सा रहा था। 15 सेंचुरी से ये इसी का हिस्सा रहा। और जैसे जैसे यूरोप में रेवोल्यूशन हो रहा था, तो अब ग्रीक में भी इंडिपेंडेंस को लेके, आज़ादी को लेके स्ट्रगल स्टार्ट हो गया, जो कि 1821 से स्टार्ट हुआ। ग्रीस के जो नेशनलिस्ट थे उनको सपोर्ट कहाँ से मिला? उन ग्रीक से मिला जो कि कहीं ना कहीं एग्जाइल में रह रहे थे, मतलब देश से बाहर रह रहे थे, और बहुत सारे लोगों को भी उनसे सिंपैथी थी, उनसे दया थी, ताकि ग्रीक के कल्चर को बचाया जा सके, ग्रीक के एंशियंट कल्चर को बचाया जा सके। तो बहुत सारे यूरोपियन और बहुत सारे ग्रीक जो कि एग्जाइल में रहते थे, उनसे ग्रीस को सपोर्ट भी मिला। पोएट और आर्टिस्ट उस टाइम के ग्रीस की बड़ाई के लिए क्या करते थे, बहुत सारा काम कर रहे थे, ताकि ग्रीक के इंडिपेंडेंस को जल्द से जल्द हासिल किया जा सके। ग्रीक एज अ कैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज द पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर।
तो पोएट और आर्टिस्ट जो होते थे वो ग्रीक का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल दिखाते थे कि कैसे ग्रीक जो है वो एक मुस्लिम साम्राज्य के अंदर में जी रहा है और आज़ादी पाने की कोशिश कर रहा है। एक इंग्लिश पोएट लॉर्ड बिरॉन जो थे, उन्होंने ग्रीक के वॉर के लिए लड़ाई लड़ी, ग्रीक वॉर लड़ा। उन्होंने फंड को ऑर्गेनाइज किया, पैसा इकट्ठा किया, वॉर भी लड़ा। फिर बाद में उनकी फीवर से 1824 में डेथ हो गई। फाइनली उसके बाद ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 के तहत ग्रीक को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया। दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू।